मॉर्निंग स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं। आज हम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय हमारा पहला ही जो काफ़ी बड़ा चैप्टर है स्वर्णिम भारत में। आज हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे। देखो, आप जानते हो कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा और बिंदुसार के बाद अशोक गद्दी पर बैठा। तो अशोक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। 273 से लेकर के 232 ईस्वी पूर्व तक इसने जो है शासन किया है। अब मैं आपको बता देता हूँ जैन श्रुतियों के अनुसार, यदि हम बात करें जैन अनुश्रुतियों के अनुसार जो है अशोक जो है अपने पिता बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के सिंहासन पर बैठा था। उसका पिता नहीं चाहता था, फिर भी उसने अपने पिता के विरुद्ध जाकर के जो है उसने मगध पर जो है मगध का सिंहासन किया। और आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें मैं आपको बता देता हूँ मास्की और गुजरा नामक अभिलेखों से हमें प्राप्त होता है कि मास्की और गुजरा जो अभिलेख थे उसमें अशोक का नाम जो है अशोक ही मिलता है। लेकिन उन्हीं अभिलेखों में उसे जो है देवनाम प्रियदर्शी आदि उपाधियों से जो है सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अशोक ने जो है अपने शासनकाल में बड़ी उपलब्धियां हासिल की, जिसके कारण उसे ये उपाधियां प्राप्त की। राज्याभिषेक के 7वें वर्ष बाद जो है उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और उस विस्तार में मैं आपको बता देता हूँ कि उसका साम्राज्य तमिल से लेकर भारत में अफगानिस्तान तक उसका साम्राज्य फैला हुआ था। तमिल से लेकर के भारत के अफगानिस्तान तक जो है भारत और अफगानिस्तान तक उसका साम्राज्य फैला हुआ था। और उसने अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। और इन्हीं सीमाओं का विस्तार करने के पश्चात उसने अपने राज्य की सीमाओं को दूर दूर तक फैलाया। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में अशोक ने सबसे बड़ा युद्ध लड़ा, जिसे आप कलिंग के युद्ध के नाम से जानते हैं। कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी पूर्व लड़ा गया। 261 ईस्वी पूर्व लड़ा गया कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध जो था वो उसके इस समय का सबसे भयानक युद्ध था। ये एक छोटा सा राज्य था। यहाँ पर जो है बात करें यहाँ का जो यदि बात करें तो ये जो कलिंग का जो छोटा सा राज्य था, इस राज्य को जीतने के लिए उसने अपनी सारी शक्ति लगा दी। और उस राज्य को उसने जीत जरूर लिया, लेकिन उसमें 1 लाख लोग मारे गए। अब वहाँ की जो 1 लाख जो वहाँ की जो जनता मारी गई थी, उसमें कुछ ग्रामीण लोग मारे गए थे। तो उससे जो है अशोक बहुत जो है जो हतोत्साहित हुआ। और उसने जो है उपगुप्त के कहने पर, किसके कहने पर, उपगुप्त के कहने पर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। क्या ग्रहण कर लिया? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। बौद्ध धर्म की शिक्षा ले ली उसने, बौद्ध धर्म को अपना लिया। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले जो है कलहणी की है। ये ध्यान रख लेना, राजकलहणी जो थी वो कलहण की है। इसका राइटर कौन है? कलहण। इसमें जो है उसे शिव का उपासक बताया गया है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पूर्व कलहण की राजकलहणी में उसे शिव का उपासक बताया गया है। लेकिन जब उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद उसने धम्म को अपनाया। किसको अपनाया? धम्म को। अब धम्म क्या है उसे सुन लेना। धम्म क्या था तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ। धम्म के विषय में उसने क्या कहा है। धम्म के विषय में यदि हम बात करें तो अशोक ने कहा है कि अशोक ने मनुष्य के नैतिक उन्नति के लिए अशोक ने मनुष्यों की नैतिक उन्नति के लिए जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उसे धम्म कहते हैं। क्या कहते हैं? धम्म कहते हैं। क्या कहते हैं? धम्म कहते हैं। कि धम्म क्या है उसका? अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उसे धम्म कहते हैं। अब ये धम्म क्या था? अशोक का मानना था कि अशोक
अशोक कहता था कि मनुष्यों को अपने जो है पाप कर्मों से निवृत्त होना चाहिए। इसके अलावा जो है उसे कल्याण की बातें करनी चाहिए, दया दान और कर्म करने चाहिए। तो इससे क्या हो, इससे क्या है कि मनुष्य के अंदर जो है एक जो है सद्गुण मनुष्य के लक्ष्य रखे कि मनुष्य को पाप कर्मों से निवृत्ति मिलनी चाहिए, मनुष्य पाप कर्मों से निवृत्त होना चाहिए, दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कार्यों में निरत रहना चाहिए, मनुष्य को बुरे कार्य नहीं करने चाहिए। ये सारे कार्य उसने जो है लोगों के सामने रखे। इसके अलावा यदि हम बात करें, अशोक ने अपने समय में, अगला जो है मैं उसमें आपको बता देता हूँ, अशोक ने अपने समय में जो है यदि हम बात करें तो धम्म यात्रा भी की थी। क्या की थी? धम्म यात्रा। अशोक ने अपने समय में धम्म यात्रा भी की थी। तो मैं आपको बता देता हूँ धम्म यात्रा क्या थी। धम्म यात्रा क्या थी कि अशोक जिस समय यात्रा करता था तो पहले पशुओं का शिकार किया करता था, लेकिन ये धम्म यात्रा उसने जो है धर्म यात्रा की थी। उसने जो है बौद्ध विहारों के दर्शन किए, ब्राह्मणों को दान दिया, सोने चांदी की मुद्राएं भेंट की, तो उसे धम्म यात्रा कहा गया है। उसके बाद आता है अनुसंधान की यदि हम बात करें तो इसमें क्या था, उसने अपने अनुयायियों को, अपने सैनिकों को जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने और दूर दूर तक यात्रा करने के लिए, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उसने जोर दिया। अशोक के यदि हम बात करें, अशोक का जो विवाह था वो जो है, यदि हम बात करें अशोक के विवाह की बात करें तो विदिशा की राजकुमारी के साथ उसका विवाह हुआ था। विदिशा की राजकुमारी के साथ उसका विवाह हुआ था, जिसमें उसका नाम जो है यदि हम बात करें कारुवाकी था, उसकी पत्नी का नाम था। अब इसके जो है अशोक की पुत्री का नाम संघमित्रा और पुत्र का नाम अशोक मिलता है। पुत्र का नाम जो है महेंद्र मिलता है। अशोक की पुत्री का नाम संघमित्रा और पुत्र का नाम महेंद्र। इनको दोनों को उसने बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा, श्रीलंका में दोनों ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और अपने पिता की जो शिक्षाएं थी उनको आगे बढ़ाया। अब यदि हम लास्ट में बात करें अशोक की, तो अशोक ने जो है 40 वर्ष तक शासन किया। कितने वर्ष तक शासन किया? 40 वर्ष तक। और 232 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। 232 ईस्वी पूर्व उसकी जो है मृत्यु हो गई। लेकिन उसने शासनकाल में उसने अपने राज्य की सीमाओं का खूब विस्तार किया और उसने अंतिम समय में कलिंग के युद्ध के पश्चात धर्म को ग्रहण किया, अर्थात उसने धर्म पर विजय प्राप्त की और धर्म के आधार पर ही उसने जो है अपनी आगे की विजयों को जारी रखा। अब यहाँ पर उसने लोगों के अंदर जो है पाप कर्मों से मुक्ति के लिए दान दया करना आदि की जो है लोगों से आग्रह किया और लोग उसके धर्म से जुड़ते चले गए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले जो है अध्याय में, अगले इसमें हम टॉपिक में आगे और पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।